नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरता तक। दर्शकों, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। यूं तो संसद के प्रत्येक सत्र की तरह यह सत्र भी संसद की एक सामान्य प्रक्रिया है, जहां कई विधेयकों को पास करने के लिए लाया जाता है। बजट सत्र को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें बजट पेश किया जाता है कि देश के लिए सत्ताधारी दल कितने खर्च करेगा, पैसे कहां कहां से आएंगे, किस किस प्रकार के सामान महंगे होंगे, कौन कौन से सामान सस्ते होंगे। इसलिए बजट सत्र को थोड़ा विशेष नजरिए से देखा जाता है और मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र आमतौर पर उतना विशेष नहीं होता है। लेकिन इस बार का मानसून सत्र बहुत विशेष होने वाला है। विशेष इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर आप इस साल के बजट सत्र पर पीछे नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि अब बजट को लेकर उतना चर्चित नहीं रहा था। चर्चा मुख्य रूप से हुई थी सत्ताधारी दल के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन बिल को लेकर। नहीं पास करवा पाई थी। लोकसभा में बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था और तब विपक्षी राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन एलायंस के तरह पूरी तरह से एकजुट हो गए और पीएम मोदी, अमित शाह और दूसरे एनडीए के बड़े नेताओं में से किसी की नहीं चली, कोई तिकड़म काम नहीं आया और यह बिल गिर गया। फिर उस समय चुनाव भी चल रहे थे, चुनाव की प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, केरल में चुनाव थे, तमिलनाडु में चुनाव थे, पुडुचेरी में चुनाव थे। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों चुनावी मूड में आ गए, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी उस चुनावी मूड में आने के बावजूद इस चीज को भुला नहीं पा रहे थे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस बिल के गिरने के बावजूद यह कहा कि भले ही इस बजट सत्र के दौरान उनके पास बहुमत नहीं था और यह बिल गिर गया, लेकिन वह इस बिल को लाकर रहेंगे और उसके ही अंतर्गत पीएम मोदी पूरी तरह से जुट गए। पश्चिम बंगाल में जैसे ही सत्ता हाथ लगी, ममता के सांसदों को तोड़कर अपने पार्टी में तो नहीं मिलाया, लेकिन पार्टी का पक्षधर जरूर बना लिया। फिर महाराष्ट्र में तोड़ दिया, 6 सांसद शिवसेना यूबीटी के। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बाकी बचे सांसद हैं उनको भी बीजेपी, जिस प्रकार से शिवसेना एकनाथ शिंदे जिसका नेतृत्व करते हैं उसमें मिला दिया, वैसे ही जो बाकी बचे हुए हैं वे भी शिवसेना के नाम पर यूबीटी से हटकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में आ जाएंगे, ऐसी चर्चा है। क्योंकि पीएम मोदी को यह बिल इस बार मानसून सत्र के दौरान संसद से पास करवाना है और राष्ट्रपति तो फिर मुहर लगा ही देंगे। पूर्व में बीजेपी से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। अलग बात है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे देश की राष्ट्रपति होती हैं, किसी पार्टी की नहीं, लेकिन फिर भी सिद्धांत और प्रयोग दोनों अलग अलग होते हैं।
प्रायोगिक तौर पर सब कुछ चलता है। लेकिन क्या बीजेपी अगर यह सब चाल चल रही है, पीएम मोदी अगर यह सब चाल चल रहे हैं, तो इस टूट के बावजूद विपक्ष क्या चुपचाप बैठे हुए हैं और क्या वह प्रयास नहीं कर रहा है? प्रयास तो कांग्रेस ने तब भी किए थे जब टीएमसी पार्टी के सांसद विधायक बागी बन रहे थे। शरद पवार की पार्टी को भी, एनसीपी को भी उन्होंने अपने पार्टी में मिलाना चाहा था। शिवसेना यूबीटी को भी कहा जा रहा था कि सब कोई मिलकर कांग्रेस में विलय कर जाओ। यह वैसी ही बात हुई जैसी कि एक चालाक बिल्ली चूहे से कहती है कि अब मैं अहिंसावादी हो गई हूँ और तुम लोग मेरे मुंह के जरिए मेरे पीठ में जाकर वहाँ जो कुछ मैंने खाया है उसे खा भी सकते हो, उछल कूद मचा भी सकते हो। लेकिन शायद इस बार जो ममता बनर्जी हूँ, शरद पवार जी हूँ या उद्धव ठाकरे जी, उन लोगों को लगा कि अरे यह तो अस्मिता ही समाप्त होने वाली बात हो गई। अगर कोई सांसद नहीं भी जीतता है, कोई विधायक नहीं भी जीतता है, तो भी तो पार्टी रहेगी और ये चर्चा में रहेंगे। विलय हो गया तो फिर सब कुछ राहुल बाबा की मर्जी पर या सोनिया गांधी की मर्जी पर। तो उन लोगों ने किनारा कर लिया। अब फिर एक नई शुरुआत का प्रयास किया जा रहा है तमिलनाडु में, क्योंकि डीएमके जो इस समय वहां की सत्ता से बाहर हो गई है, तो वहां इस प्रकार की चर्चा चल रही है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय थलपति की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और डीएमके पार्टी, ये तीनों पार्टी एक साथ आ जाएं। यह अलग बात है कि एक साथ कैसे आएंगे, क्या डीएमके को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा और स्टालिन इसके लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह अलग बात है। लेकिन कम से कम यह बात कही जा रही है कि ये अगर एक हो जाते हैं तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्ति इस बार बढ़ा ली है, बहुमत के काफी करीब पहुंच गई है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में तो बहुमत है ही, तो वह कहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न करा ली जाए। और इस मामले में डीएमके हो सकता है कि इंडिया अलायंस के साथ चला जाए, कांग्रेस के साथ चला जाए, टीवीके के साथ चला जाए, हो सकता है। लेकिन बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि डीएमके भले ही मोदी के समय में बने इंडिया अलायंस में रही थी, लेकिन जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब डीएमके भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसे लेकर चाल चलेगी। और पहले भी नरेंद्र मोदी इस प्रकार की चाल चला करते थे। जब नवीन पटनायक हुआ करते थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तब उनकी पार्टी का समर्थन ले लेते थे। तो इसमें महारत हासिल है। अब यहां टीवीके, डीएमके और कांग्रेस ये किस प्रकार से मिलते हैं, क्योंकि डीएमके के पास 20 सांसद हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है, और यह पीएम मोदी के पक्ष में चला गया तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन नियम सारे पास हो गए। लेकिन यह बात भी उतना ही सही है कि
अधिनियम से डीएम को स्टालिन को काफी एलर्जी है। वो इसका जमकर पहले भी विरोध करते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस डीएमके को अपनी जो वर्तमान में वो टीवी की जोसेफ तलपति, विजय तलपति के पार्टी के साथ मिले हुए हैं, उसमें डीएमके को भी मिलाने में सफल होते हैं या फिर पीएम मोदी को ही दांव चल देते हैं और इस बार मानसून सत्र के दौरान संसद से नारी बंधन अधिनियम और परिसीमन अधिनियम को पारित कराने में और राष्ट्रपति के दस्तखत करवाकर उसे कानून बनाने में सफल हो जाते हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।